एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में आए हुए एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम इंग्लिश सेक्शन के 25 क्वेश्चंस में से केवल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस को ही देखेंगे एवं उनसे संबंधित रूल्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। 2024 में पहला पेपर 9 सितंबर को हुआ था, तो इस क्लास में हम 9 सितंबर को तीनों शिफ्ट्स में आए क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले हमें सेंटेंस के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक सेंटेंस ही दिया जाता है जिसमें हमें एरर को पहचानना होता है या दिए गए सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है। इसलिए हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें सेंटेंस को किस प्रकार से देखना चाहिए। आइए अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक कथन किया जाता है, यानी एक स्टेटमेंट किया जाता है, और यही स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाता है। यदि इस स्टेटमेंट में किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग को कुछ कार्य करते हुए बताया जाता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, तथा यदि इसी स्टेटमेंट में किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी थिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है तो हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो किसी पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग के बारे में होता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चूँकि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही देखेंगे, यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को हम पहचानते रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होना चाहिए, क्या ये उसी प्रकार का है। आइए हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होगा, और ये हम किसी सेंटेंस को दो भागों में पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए हम एक सेंटेंस से एग्जांपल से ही डायरेक्ट लेके चलते हैं। हमारा ये सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रेडिकेट है, हमने यहाँ कहा है प्रेडिकेट के पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब होगी और अन्य चीज़ें होंगी। तो जहाँ से ही फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होती है वहीं से हमारा सारा पार्ट प्रेडिकेट का हो जाता है। जैसे देखिए ये फाइनाइट वर्ब हमारी है वांट्स, तो अब हम इसको क्या किए, ये पूरा प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया और ये हमारा हो गया ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। सब्जेक्ट वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे केवल एक वर्ड आया है। अगर हम अगले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो यहाँ पे मिली है, तो ये इतना हिस्सा यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में 3 वर्ड हो गए। देखिए आर, वेरी और इंटेलिजेंट। ऊपर वाले में कितने वर्ड हुए थे, वांट्स हुआ था 2, बी सिलेक्टेड 4 और इन दिस एग्जामिनेशन 3, ये 7, यानी प्रेडिकेट वाले हिस्से में 7 वर्ड आए थे पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में 3 ही वर्ड आ रहे हैं। और देखिए अब सब्जेक्ट वाले हिस्से में कितने वर्ड आ गए, 4 वर्ड आ गए। यहाँ सब्जेक्ट वाले हिस्से में केवल 1 वर्ड आया था। ऐसे अगला सेंटेंस हम देख लें। देखिए यहाँ पे भी ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में हमारे 7 वर्ड आ रहे हैं जबकि सब्जेक्ट वाले में 1 ही आ रहा है। अगले में ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे हमारे मिले जो है यहाँ पे 3 वर्ड प्रेडिकेट में, 1 सब्जेक्ट में। यहाँ पे हम भी इसकी बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे एक और वर्ब मिल गई हमें, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें 1 से अधिक क्लास है। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, प्रेडिकेट किसे कहेंगे। यानी सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें किसी प्लेस, पर्सन या थिंग को नाम दिया जाता है।
उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। यानी चूँकि एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में कुछ स्टेटमेंट किया जाता है, अगर वो पर्सन जो है कुछ कार्य करते हुए उसको दिखाया जा रहा है तो क्या होगा, तो वो पर्सन का नाम पहले सब्जेक्ट वाले पार्ट में उसका नाम रहेगा, उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसका नाम रहेगा, और प्रेडिकेट वाले हिस्से में वो जो कर रहा है वो चीज़ें रहेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में आप सोचिए किसी चीज़ का नाम रहेगा, उसका परिचय रहेगा, यानी पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात होने वाली है वो चीज़ हमारे सब्जेक्ट के पार्ट में रहेगा। यानी हम कह लें कि सेंटेंस में जो कार्य कर रहा होता है या अगर कार्य नहीं कर रहा होता है तो जिसके बारे में बात की जा रही होती सेंटेंस में वो क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। यानी बात क्या की जा रही है उसकी बात नहीं हो रही है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो हिस्सा होता है सब्जेक्ट का। अगर वो सेंटेंस में कार्य नहीं कर रहा है तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या होता है कि यह सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि भाई सब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या कर रहा है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इस वाले पार्ट में इन्फॉर्मेशन रहती है। यानी आप कह लीजिए सब्जेक्ट वाले पार्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का परिचय रहता है, चाहे उसका नाम रहे या नाम ना ले करके उसकी जगह पे कोई शब्द प्रयोग किया जाए। यानी नाम रहेगा तो नाउन है, अगर नाम ना ले करके कोई और शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक से अधिक शब्द प्रयोग की जा रहे हैं उसको बताने के लिए तो फ्रेज रहेगा, और अगर वो अपने आप में एक सेंटेंस बन रहा है तो वो एक क्लॉज होगा। ऐसे प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या आएगा, प्रेडिकेट वाले हिस्से में जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार एक फाइनाइट वर्ब होगी और अन्य चीज़ें होंगी, और ये सब मिल करके क्या बताएंगी, यहाँ पे जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में का नाम लिया गया है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही होगी प्रेडिकेट में। तो ये हिस्सा होता है हमारे किसी सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट में एक वर्ड हो सकता है। अगर एक ही वर्ड है तो वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। अगर नाम है तो वो नाउन है। तो ऐसा सेंटेंस तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक ही वर्ड दिख रहा है, एक वर्ड में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम है तो उसे हर कोई पहचान लेता है। आगे उसी के अनुसार वर्ब होनी चाहिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर किसी का नाम ना प्रयोग करके एक ही वर्ड प्रयोग हो रहा है लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है, उसकी जगह पे एक वर्ड प्रयोग किया गया है, तो उसे हम जानते हैं कि अगर किसी का नाम ना ले करके उसकी जगह पे कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम नाउन न करके आप प्रोनाउन कहते हैं। समस्या तो तब आती है जब हमारे सब्जेक्ट की जगह पे एक वर्ड ना आकर के एक से अधिक वर्ड आ जाता है। जब एक से अधिक वर्ड आता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे दो नाम दे सकते हैं, एक फ्रेज कह सकते हैं, एक क्लॉज कह सकते हैं। जब सब्जेक्ट जो है हमारा वो फ्रेज या क्लॉज के रूप में होता है, यानी जिसका निर्माण कई वर्ड से मिलकर होता है, तब भी इन कई वर्डों में से एक ही वर्ड वास्तविक रूप में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है। यानी हमने क्या कहा कि जैसे आप देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए, ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में हमारा इतने वर्ड आ गए, 4 वर्ड आ गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ 4 वर्ड तो हैं, लेकिन इन 4 वर्डों में से भी बात किसी एक ही वर्ड के बारे में हो रही है। जैसे देखिए क्या बात हो रही है, केवल बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, केवल बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन 3 वर्ड जो और आए हैं बॉयज़ का संबंध उनसे जोड़ा गया है, उनसे उन्हें रिलेट किया गया है। क्योंकि अब अगर हम बॉयज़ अकेले लगाते तो यहाँ पे पूरी बात ना हो पाती कि किस प्रकार, किस किन लड़कों की बात हम कर रहे हैं।
हम कहना चाहते थे उस स्कूल के लड़के, भाई एक पार्टिकुलर स्कूल है, उस स्कूल के लड़कों को ही हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमें ये 3 वर्ड जो है ये लाने पड़े, अपने सब्जेक्ट के साथ में ये 3 वर्ड लाने पड़े। क्यों? क्योंकि हम उसी स्कूल के लड़कों को दिखाना चाहते थे, इसलिए ये 3 वर्ड तो आए हमारे सब्जेक्ट वाले पार्ट में, लेकिन वास्तव में मैं उस स्कूल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़कों के बारे में बोल रहा हूँ। तो वास्तव में सब्जेक्ट तो हमारा यही है, देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के हैं, लेकिन ये लड़के कौन से लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हमें दिखाना ज़रूरी था, इसलिए हमें 3 वर्ड और लाने पड़े। तो ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है। हम जानते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है या हम कह लें जो हमारा नाउन है वो एक से अधिक वर्ड का हो जाए तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक फ्रेज़ के रूप में आ गया है। जब ये फ्रेज़ के रूप में होगा तो उसमें से जो एक वर्ड जो एक्चुअल में, जो वास्तव में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वो है बॉयज़, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड कहा जाता है। ऐसा वर्ड जो क्या है, कई वर्डों में से एक ऐसा वर्ड जो वास्तव में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। तथा इसके साथ कई अन्य वर्ड जो आए हैं, जो अन्य वर्ड आए हैं, इन वर्ड के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी इस वर्ड, यानी कि इस वर्ड मतलब कि जैसे हमने कहा बॉयस जो है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ देने के लिए इसके साथ में जो अन्य वर्ड आए हुए हैं वो भी सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि बिना इन वर्ड के सब्जेक्ट को सही प्रकार से व्याख्या नहीं किया जा सकती उसकी। जैसे हमने कहा अभी ना कि बॉयज़ को हम नहीं बता सकते थे कि किन बॉयज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये वर्ड आने से ये हो गया कि भाई उस स्कूल के लड़कों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि हमारा सब्जेक्ट जो है जब एक वर्ड का रहता है तो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, तब आसानी से आप सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। लेकिन जब एक से अधिक वर्ड सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं तो आप वहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जो कई वर्ड आ गए हैं भले सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसमें से भी हमें सब्जेक्ट वर्ड पकड़ना पड़ेगा, उन वर्डों में से सेंटेंस में किसकी बात होने वाली है, तो वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होगा। अब हमने जब सब्जेक्ट पकड़ लिया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, और आगे शुरुआत किसकी होगी, आगे आएगी वर्ब। वो वर्ब हमारे इसी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, इसीलिए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब वर्ब में एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो 2 रूपों में प्रयोग होती है। एक को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का निर्माण कैसे होता है, टू लगा होता है पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म, ये इन्फिनिटिव हो जाता है। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, यानी इसके पहले आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे हैं तब भी वो उसी रूप में रहेगी, प्लूरल लगा रहे हैं तब भी उसी रूप में रहेगी, और इसका निर्माण होता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, एक नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी हो गई जिसे हम जीरंड कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर बनाई जाती है, और ये कॉन्टिन्यूटी को दर्शाती है, क्योंकि हम वर्ब के माध्यम से एक एक्शन को दर्शाते हैं, किसी क्रिया को दर्शाते हैं, किसी प्रोसेस को दर्शाते हैं, और वो प्रोसेस अगर बोलते समय जारी रहना दिखाना चाहते हैं हम कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जारी थी, जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय ये जारी थी, तब आप कौन सी वर्ब की ये वाली फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं, जिरंड वाली फॉर्म। तो ये दोनों क्या होती हैं, ये हमारी हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये वर्ब किसी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं। कहने का मतलब है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी उसी रूप में रहेंगी, प्लूरल के साथ भी उसी रूप में रहेंगी, लेकिन हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है, यानी सब्जेक्ट बदलने के साथ ही उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए राम के साथ वांट्स लगा है, लेकिन अगर यहीं बॉयस लगा दें हम तो बॉयस के साथ हो जाता है वांट, यस हट जाता है इसमें। तो ऐसी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब प्रेडिकेट के पार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनाइट वर्ब। अगर मतलब फाइनाइट वर्ब आनी ही आनी चाहिए इसमें। जैसे सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक नाउन या प्रोनाउन का आना अति आवश्यक है, वैसे ही प्रेडिकेट के पार्ट में
क्या हमारा सेंटेंस का जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है उसमें एक फाइनाइट वर्ब का आना आवश्यक है, तब सेंटेंस का निर्माण हो पाता है। अब इस फाइनाइट वर्ब के साथ में और कई वर्ड आ जाते हैं। वो वर्ड इस वर्ब के बारे में अगर बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो वे एडवर्ब कहलाते हैं। तो हम देखेंगे इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक सेंटेंस को हम दो भागों में तोड़ करके देखेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे एरर पहचानने चलेंगे तो हम एक सेंटेंस को दो भागों में सबसे पहले दो भागों में तोड़ेंगे। सब्जेक्ट पार्ट अलग करेंगे, प्रेडिकेट पार्ट अलग करेंगे, और सब्जेक्ट के पार्ट में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस मतलब उसमें से अगर एक वर्ड का है तो पता ही चल गया कि ये किसी का नाम होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर एक वर्ड से अधिक वर्ड का है तो उस वर्ड में से हम वो वर्ड ढूंढने का प्रयास करेंगे जो क्या है, जो सब्जेक्ट वर्ड है। सब्जेक्ट वर्ड का मतलब एग्जैक्टली जिस वर्ड के बारे में बात की जा रही है, यानी जो रियल रूप में सब्जेक्ट है, उन सभी मतलब सब्जेक्ट के हिस्से में से जितने वर्ड आए हैं उसमें से ऐसा वर्ड जो वास्तविक रूप से सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम प्रेडिकेट वाले हिस्से में आएंगे। तो प्रेडिकेट वाले हिस्से में फाइनाइट वर्ब देखेंगे उस सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं। हम देखेंगे मैक्सिमम गलतियां यहीं से होती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के पार्ट में एक से अधिक वर्ड वाला सब्जेक्ट दे दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो एक से अधिक वर्ड वाला दे दिया जाता है, और उस वर्ड में से कई वर्डों में से हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो कोई एक वर्ड होता है। उस वर्ड के अनुसार ही फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे हम आइए एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, राम वांट्स टू बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट पार्ट है हमारा। प्रेडिकेट पार्ट में इतने सारे वर्ड हैं, सब्जेक्ट वाले पार्ट में किस्सा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट के ख़त्म होने पे, सब्जेक्ट वाला पार्ट ख़त्म होने के तुरंत बाद प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे पहले हमारी क्या आती है, सबसे पहले हमारी एक वर्ब आती है। सामान्यतः ऐसा ही होता है, एडवर्ब कभी कभी पहले आ जाता है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होगा कि आपका ये फाइनाइट वर्ब ही पहले आएगी। तो देखिए ये सिंगुलर था, सिंगुलर के अनुसार प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगता है, मेन वर्ब में तो यस लगा हुआ है। तो हमने देखा कि भाई पहली बात हमने सब्जेक्ट, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को ऐसे मतलब हमारा जो सेंटेंस है उसमें गलतियां ऐसे ही पकड़ेंगे। पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर दिखा हमें, फिर आगे बढ़े, फाइनाइट वर्ब आई। वर्ब में हमारा जो फाइनाइट वर्ब है इस सिंगुलर के हिसाब से प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, यस या यस लगना चाहिए, लगा हुआ है। आगे बढ़े तो हमें दिखा एक और वर्ब, देखिए ये वर्ब दिखी है, इस वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, यानी ये वर्ब की बेस फॉर्म है। देखिए यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की बेस फॉर्म है, इसके पहले टू लगा, यानी ये इन्फिनिटिव के रूप में, यानी कि इन्फिनिटिव वाला हिस्सा है। इन्फिनिटिव मतलब हो गया क्या, ये इन्फिनिटिव में ये है हमारा क्या, अब हम कहेंगे इसे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए टू के बाद, उसके बाद सिलेक्टेड है। देखिए ये पैसिव हुआ इसे इतना, जब इन्फिनिटिव का हमारा इन्फिनिटिव का पैसिव बनाया जाता है तो वैसे ही बनता है वो, ठीक है। यानी बेस फॉर्म के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, टू बी सिलेक्टेड इन दिस। अब प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन है, एग्जामिनेशन देखिए आया हुआ है, और इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आया है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में हमें सब कुछ सही दिख रहा है, अगर सब कुछ सही है तो हम सेंटेंस को सही मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इस तरीके से, देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे अन्य चीज़ें क्या हैं, जैसे आप देखिए कि प्रेडिकेट के पार्ट में, प्रेडिकेट का पार्ट जो हमारा बना, देखिए यहाँ से बना, इसमें फाइनाइट वर्ब आ गई। फाइनाइट वर्ब के बाद देखिए क्या आई, ये पैसिव वॉइस में एक इन्फिनिटिव आया, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का आना अति आवश्यक है। तो उस नाउन के पहले क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव आ गया, ये पूरा प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस में ऐसे ही गलती हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ देखते हैं हम, यहाँ सब्जेक्ट के पार्ट में ये इतनी चीज़ें आई और प्रेडिकेट के पार्ट में ये इतनी चीज़ें आई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है, बॉयज़ एक्चुअल, देखिए इसमें क्या हो गया, उस स्कूल के लड़कों की बात हो रही है। तो लड़कों, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ड ये है कि लड़कों की बात चल रही है, तो लड़कों के हिसाब से हमारा जो ये देखिए वर्ब लगी, फाइनाइट वर्ब आर लगी। देखिए स्कूल के बगल में लगी हुई है लेकिन लगा है आर, क्यों लगा है, क्योंकि लड़कों की बात हो रही है, ना कि उस स्कूल की। अगर स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल सिंगुलर है, तो इज लगता। तो यहाँ पे ये सही है, आप देखेंगे यहाँ पे कि लड़कों की बात हो रही है, यानी उस स्कूल के जो लड़के हैं
वो हैं बहुत इंटेलिजेंट, यानी बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए क्या है, ये हमारा इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये लड़कों को बता रहा है, लड़कों के बारे में बता रहा है कि बुद्धिमान है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये एडवर्ब हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि देखिए कि हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या है। देखिए एक तो वर्ब आई, फाइनाइट वर्ब आई एक, और क्या आया, और हमारा ये एडवर्ब आया, ये एडजेक्टिव आया, ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया। और हम देखें अगर सब्जेक्ट के पार्ट में देखें, ये नाउन है, ये नाउन पहले एक आर्टिकल है, ये प्रीपोजिशन है। हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, आया हुआ है, और उसके पहले क्या है, एक नाउन और है। इस नाउन से इस नाउन का संबंध दिखाया गया है। आगे देखते हैं हम, सीता वेंट टू दिल्ली। देखिए सीता के बाद वेंट लग गया, यानी ये हमारा क्या प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो सीता एक ही वर्ड का है, ये नाउन है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, सीता वेंट टू दिल्ली। देखिए टू एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन आया है, तो देखिए क्या हो गया, सीता वेंट टू दिल्ली, यानी सीता दिल्ली गई थी। टू मीट, अब देखिए ये हमारी एक वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है और इसके पहले टू लगा हुआ है, यानी इसी सेंटेंस में एक और हमारा क्या वर्ब एक और आ गई। लेकिन एक और वर्ब आ गई, वो किस में है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में है, यानी फाइनाइट नहीं है। देखिए एक ही सेंटेंस में यदि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आती है तो हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा वो एक से अधिक क्लास का होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम, देखिए क्या है, अगर एक ही सेंटेंस में आप एक से अधिक वर्ब लाना चाहते हैं तो आप एक वर्ब को फाइनाइट लाएंगे और दूसरी वर्ब जो होगी वो नॉन फाइनाइट की तरह उपयोग होगी। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, टू मीट हर ब्रदर, यानी देखिए क्या है, मिलने के लिए अपने ब्रदर्स। अब हर लगा है इसके हिसाब से, सीता के हिसाब से ये क्या है, ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये इसके बाद एडजेक्टिव पहले, उसके बाद एक नाउन होना चाहिए, नाउन है। तो हमने देखा यहाँ प्रेडिकेट के हिस्से में इतनी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे प्रेडिकेट के हिस्से में आपको एक और वर्ब मिली, लेकिन वो नॉन फाइनाइट वर्ब थी। अगला हम देखते हैं, अगले वाले में थोड़ा हमें ध्यान देना यहाँ पे आवश्यक है। देखिए हम एक बात करेंगे कंजंक्शन की। कंजंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमारा सेंटेंस जो होता है वो एक से अधिक क्लास का भी हो सकता है। पहली बात तो क्लास की परिभाषा, हमने क्लास की, फ्रेज की, सब की बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है पहले से, आप उन वीडियोज़ को जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे, तब आप यहाँ समझ पाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होगा, जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है उसमें जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो चीज़ें कॉमन ले ली जाती हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे सी इज वेरी इगोइस्टिक। इगोइस्टिक मतलब होगा, समझ लीजिए अहंकारी कह लीजिए, अहंकारी, जिसको बहुत ईगो है, यानी वह बहुत अहंकारी है आप कह लीजिए। तो इगोइस्टिक हो गया एडजेक्टिव जो इसके बारे में बता रहा है, ये हो गया एडवर्ब। एक सेंटेंस हमारा यहीं कंप्लीट हो जा रहा है कि वह बहुत ही अहंकारी है। एंड लग गया, एंड हमारा एक कंजंक्शन है। एंड के बाद देखिए ये भी एक वर्ब आ गई, ये वर्ब आ गई, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। जब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो सब्जेक्ट को कॉमन मान लेता है, यानी इसका सब्जेक्ट यही है। ठीक है, सी के हिसाब से ही यहाँ इस वर्ब में यस लगा हुआ, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है। सी टॉक्स, और वह बात करती है, वह बात करती एज इफ, एक और कंजंक्शन आ गया हमारा, और मानो, एज इफ मतलब होता है मानो, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद सी के लिए फिर सी आया, देखो सी इज क्वीन विक्टोरिया, मानो कि वह क्वीन विक्टोरिया हो। ऐसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एज के बाद इज ना होकर के वर होना चाहिए, शी वर, चूँकि यहाँ पे हम काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं तो होना चाहिए सी वर क्वीन विक्टोरिया। तो यहाँ पे आपको ये प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे वर होना चाहिए चूँकि हम कल्पना कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या होगा, ये हमें नोटिस करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सब्जेक्ट है अगर वो कॉमन हो पा रहा है तो सब्जेक्ट ही कॉमन नहीं, यहाँ पे वर्ब भी कॉमन हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, सब्जेक्ट कॉमन लिया। भाई इस वाले क्लास का भी, ये क्लास पूरा हो गया, इस क्लास का भी सब्जेक्ट सी ही है, और ये एक क्लास यहीं से बन जा रही है, एक क्लास का, इसका क्लास भी यही सी सब्जेक्ट है। उसके बाद एक कंजंक्शन फिर आ गया, फिर एक क्लास बन गई, एक क्लास ये हो गई जिसका सब्जेक्ट यहाँ है और ये यहाँ है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और इसमें 3 क्लास प्रयोग हुई। तो अगर आप क्लास का निर्माण कैसे होता है,
क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, यानी उसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के अनुसार एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस तरीके से एक क्लाज जो है अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन अगर वो क्लाज जो है, अगर दो क्लाज हैं, एक सेंटेंस में दो क्लाज हैं और दोनों क्लाज अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, यानी वो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं, दोनों को प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। और दोनों प्रिंसिपल क्लाज होते हैं तो ऐसा सेंटेंस जो बनता है वो बनता है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए हम प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। प्रेडिकेट के हिस्से में देखिए यहाँ पे इसकी हम जब सेंटेंस आता रहेगा वो हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है, क्योंकि आप यहाँ पे फाइनाइट, क्योंकि हमें फाइनाइट वर्ब ढूंढनी है। तो मेन मुद्दा हमारा जो है वो यहीं पे है, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा ये है कि भाई हम देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट तब माना जाता है जब एक फुल स्टॉप आ जाता है। सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट तब होता है जब एक फुल स्टॉप लग जाता है, और जहाँ फुल स्टॉप प्रयोग होता है वहाँ तक एक सेंटेंस पूरा होता है हमारा। तो हमारा एक सेंटेंस का निर्माण एक ही क्लाज से या एक से अधिक क्लाज से होता है। अगर एक ही क्लाज से हो रहा है तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और अगर एक से अधिक क्लाज है, अगर एक से अधिक क्लाज है, अगर एक ही क्लाज है तो वो क्लाज अपने आप में क्या कहलाती है, प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज कहलाती है। यानी वो प्रिंसिपल क्लाज होगी या उसको आप मेन क्लाज कह सकते हैं। और अगर एक ही सेंटेंस में दो क्लाज आ गई, क्लाज कैसे जान पाएंगे हमने देखा फाइनाइट वर्ब, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनाइट वर्ब, यानी एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब आई हुई हैं उसके आधार पे हम क्लाज का निर्धारण करते हैं। एक सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतनी क्लाज होगी उसमें। अब ये क्लाज जो होंगी हमारी, एक सेंटेंस अगर एक ही क्लाज से बन रहा है तो उस क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज कहेंगे, और ऐसा सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और अगर हमारे एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब आ गई, दो फाइनाइट वर्ब आ गई, इसका मतलब दो क्लाज आ गई है। और अगर दो क्लाज बन रही हैं, हमने कहा क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस है, तो अगर ये दोनों क्लाज जो हैं वो मीनिंग के लिए, उनसे जो मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि वो अपने आप में एक सेंटेंस है तो उनमें मीनिंग निकलेगा, मीनिंग जो निकलेगा अगर वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही हैं अपनी मीनिंग के लिए, तब हम उन्हें कहेंगे क्या, जो निर्भर कर रही है उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज, और जो निर्भर नहीं कर, जिस पर निर्भर कर रही है वो अपने अर्थ के लिए, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज। ऐसा कब होता है, जब सेंटेंस हमारा ऐसा होगा तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यानी अगर हमारी एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब आई और दोनों जो है जो क्लाज बना रही हैं वो अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, अपने आप में स्वतंत्र है, तो ऐसा जो सेंटेंस बनेगा वो एक कंजंक्शन से जुड़ेगा, जिस कंजंक्शन कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय करना। समन्वय होता है दो बराबर चीज़ों में, तो यानी दोनों क्लास जो है अपने आप में बराबर है। अपने आप में बराबर कहने का मतलब है कि दोनों अपने आप में प्रिंसिपल क्लास है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका निर्माण दो प्रिंसिपल क्लास से होता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और अगर एक क्लास अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर कर रही है, तो हम जो निर्भर करने वाली क्लास है उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट मतलब होता है किसी के अधीन रहना, तो सबऑर्डिनेट मतलब क्या है, किसी का अधीन रहना। तो अधीन रहना मतलब क्या है कि जिसके ऊपर निर्भर कर रही है उसके अधीन है। तो जो निर्भर कर रही है अपने अर्थ के लिए दूसरे पे, वो होगी सबऑर्डिनेट क्लास, और जिस पर निर्भर कर रही है वो प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी। तो अगर एक सेंटेंस ऐसा बन रहा है जिसमें दो ऐसी क्लास आ रही हैं जिसमें से एक क्लास अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर कर रही है, तो उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट, मतलब उसे हम ऐसे सेंटेंस को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, वो हम निर्धारण कैसे करते हैं, क्लास के आधार पे। अगर कुल मिलाकर निष्कर्ष हमारा ये निकला, हम सेंटेंस में क्या पहचानेंगे, सेंटेंस में हमारा मेन मुद्दा है पहचानने का फाइनाइट वर्ब की। एक सेंटेंस जो बना उसमें कितनी फाइनाइट वर्ब आई, और जितनी फाइनाइट वर्ब आई उतनी उसमें क्लाजें बन गई, और उन क्लाजों में हम देखेंगे कि वो क्लाजें क्या सब्जेक्ट के अनुसार सही हैं या सब्जेक्ट के अनुसार सही नहीं है। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी।
ये चीज़ें हम देखेंगे जब एक एक सेंटेंस देखते रहेंगे, वहाँ पे इसी चीज़ को अगर नोटिस करना आप सीख गए और वहाँ पे आपने देख लिया, चूँकि जब कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है उसमें दो क्लॉजें रहती हैं, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज रहती हैं, और ऐसे केस में क्या होता है कि उसमें से जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो चीज़ें कॉमन हो जाया करती हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, देखिए यहाँ पे जो ये कंजंक्शन हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये वाली क्लॉज हमारी और ये वाली, ये चूँकि इसका सब्जेक्ट सी है, देखिए तो दो क्लॉज हो गई यहाँ तक, एंड और टॉक्स तक दो क्लॉज हो गई। एक क्लॉज यहाँ से यहाँ तक हुई, दूसरी क्लॉज केवल टॉक्स हो गई। टॉक्स का सब्जेक्ट सी ही है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट सी कॉमन हो गया। तो ये दोनों क्लाजेज जो हैं, एक क्लाज हुई सी इज़ वेरी इगोइस्टिक, दूसरी क्लाज हो गई एंड के बाद सी टॉक्स, सी यहाँ है कॉमन, सी टॉक्स। तो ये दोनों क्लाजें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रही हैं अपनी मीनिंग के लिए। तो ये क्या है, ये हैं दोनों अपने आप में प्रिंसिपल क्लाज हैं, और प्रिंसिपल क्लाज होने की वजह से ये अगर यहाँ तक सेंटेंस बात किया जाएगा तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन यहीं पे देखिए दो हमारी आ गई प्रिंसिपल क्लाज, लेकिन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, और ये वाली क्लाज हमारी सबऑर्डिनेट क्लाज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लाज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ता है। क्योंकि देखिए ये मीनिंग के लिए इन पे निर्भर कर रही है भाई। हम कह रहे हैं कि वह बहुत ही अहंकारी है, हम कह रहे हैं वह बहुत अहंकारी है और वह बात करती है मानो कि वह क्या, मानो कि वह रानी विक्टोरिया हो। अगर आप इसे अकेले पढ़ें यहाँ ये वाली क्लास को तो क्या होगा, मानो वह रानी विक्टोरिया हो, तो इसका मीनिंग आ ही नहीं रहा है। तो भाई इसके लिए आप इन दोनों सेंटेंस जो ये क्लास हैं इनको पढ़ना पड़ेगा कि मानो कि वह रानी विक्टोरिया हो, इतनी हम तो कहेंगे इतनी अहंकारी, बहुत अहंकारी है और ऐसे, और बात करती है मानो कि रानी विक्टोरिया हो। जबकि आप इतना बात करेंगे वह बहुत अहंकारी है और वह बात करती है, इतना ये दोनों बात करेंगे तो ठीक प्रकार से जो हमारा होगा आंसर यहाँ, मतलब इनकी मीनिंग निकल आएगी। लेकिन इसकी मीनिंग के लिए हमें इन पे निर्भर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अच्छा ये सेंटेंस क्या हो गया, देखिए इस सेंटेंस में हमारा क्या आ गया, दो प्रिंसिपल क्लास आ गई, एक सबऑर्डिनेट क्लास आ गई। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में वही दिया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे आप सब्जेक्ट को देख पाएँ भाई कि कौन सी कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, कौन सी क्लास बन रही है, और वहाँ पे क्या चीज़ें कॉमन हो रही हैं, उनके हिसाब से सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी के अनुसार यहाँ टॉक्स ना लगा करके टॉक लगा देता, इसमें एक गलती आ गई। देखिए कि भाई यहाँ पे देखिए एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ सी को कॉमन कर लिया गया है, तो सी के अनुसार यहाँ पे वर्ब होनी चाहिए, यस लगना चाहिए उसमें, तो ऐसे ही गलती दे दी जाती है। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे वहाँ पे। तो हम अगले पार्ट में शुरुआत करेंगे, देखेंगे हम एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप पिछली हमने जो क्लासें ली हैं वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कि हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में चर्चा की है। हमने जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पे हमने डिटेल में चर्चा की है, एकदम इंग्लिश की एकदम शुरुआत से, हमने एकदम शुरुआत से देखा था इंग्लिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डिटेल में देखने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले इंग्लिश का परिचय देखा था, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। फिर हमने हर लैंग्वेज की एक अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, यानी लिपि होती है, जैसे अंग्रेज़ी की रोमन लिपि है। फिर हमने बात किया था कि लैंग्वेज क्या है, लिपि क्या होती है। फिर हमने शुरुआत की थी इसके सबसे छोटे पॉइंट से, यानी लेटर से। फिर लेटर में हमने कहा था कि लेटर से हर लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट होता है, जहाँ पे इसको दो भागों में बांट सकते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। फिर व्याकरण क्या होता है ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था वर्ड्स, इन्हीं लेटर्स के ग्रुप को जो है हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड को ही 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनको उनके किए गए कार्य के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमने फिर देखा था कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल के बाद हमने देखा था, ये पूरी बात की थी कि कई वर्डों को एक साथ मिला लेते तो अलग अलग नाम दिया जाता है, फ्रेज नाम दिया जाता है, क्लाज, सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे डिटेल में चर्चा की थी कि फ्रेज क्या होता है। आप देख सकते हैं ये फ्रेज है। उसके बाद हमने बात की थी, फ्रेज के एग्जाम्पल देखे थे।
ये क्लास हमने देखे थे, सेंटेंस देखा था, सेंटेंस की ये पूरे हमने डिटेल में चर्चा कर रखी। सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या हो सकता है, प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, सेंटेंस के काइंड्स की बात की थी हमने यहाँ पे डिटेल में, हमने एक एक की चर्चा कर रखी थी कि हमने 3 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। वो फाइनाइट वर्ब के आधार पर निर्धारित होते हैं, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम प्रिंसिपल क्लास या हम मेन क्लास भी कह देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है, इसमें एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लास रहती है जिनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आकर के इनको कनेक्ट करता है। यहाँ हमने एग्जांपल देखे थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लास आई जाएगी या और उसके साथ में एक या एक से अधिक क्या रहेगी, सबऑर्डिनेट क्लास रहेगी, जैसे अभी हमने देखा एग्जाम्पल में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सब की चीज़ें हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है। जहाँ पे जा कर के आप ये वीडियो देख सकते हैं, हमने वहाँ पे डिटेल में इनकी चर्चा कर रखी है। तो हम अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें हम ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए उनका एनालिसिस करेंगे। देखेंगे आप बहुत ही आसानी से जो है एरर को पहचान सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम ये शुरू करते हैं। अगले पार्ट में इसको देखा जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हम कैसे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। तो आप अगर यहाँ से देखने शुरू करते हैं, माई ब्रदर हो गया, ये देखिए वर्ब यहाँ से हो गई, ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया ये पूरा। ये सब्जेक्ट में देखिए सिंगुलर है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से चूँकि सेकंड फॉर्म प्रयोग हो गया है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ही वर्ब की प्रयोग होती है। तो वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ एक साथ लगता है, ये ठीक है। इसका मतलब है एक्सट्रीमली गुड। देखिए एक्सट्रीमली गुड में देखिए यहाँ पे ये गुड है, जो गुड है देखिए ये परफॉर्म के बारे में बता रहा है और वर्ब के बारे में जो बता, भाई कैसा, हम कह रहे हैं मेरे भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये प्रदर्शन करने के बारे में बता रहा है कि अच्छा प्रदर्शन किया था। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब होना चाहिए, जबकि एडजेक्टिव गुड एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है, बिल एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव गुड एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ बिल प्रयोग होना चाहिए। और किसी एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बता सकता है, ये भी एडवर्ब है, तो यहाँ होना चाहिए वेल। इन दी क्लास, देखिए हमने कहा प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। क्लास टेस्ट एक नाउन है, यानी क्लास टेस्ट में उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। हेल्ड, देखिए ये है हेल्ड स्टडे, जो कल आयोजित किया गया था। हेल्ड जो है हमारा जो है ये है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, यानी ऐसा टेस्ट जो कल आयोजित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि भाई अगर ये गुड नहीं लगा सकते, अब माई ब्रदर परफॉर्म्ड बिल होना चाहिए, परफॉर्म्ड बिल, और बिल एडवर्ब होना है क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ऐसे वर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा, ना कि एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है गुड। अच्छा अब देखेंगे बिल के बारे में ये एडवर्ब बता सकता है, क्योंकि एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बता सकता है, तो विल के बारे में एक्सट्रीमली सही लगा हुआ है, तो वहाँ पे गलत है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, एक एक रूल को देख करके आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ गलतियाँ हैं। चलिए हम अगले पार्ट में बात करते हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक।